साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो भारत की इस भौगोलिक संरचना की पीवाईक्यू सीरीज़ में पीएससी, यूपीएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी ये सीरीज़ सहायक सिद्ध हुई है। और देर न करते हुए हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा अपना पहला प्रश्न। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो चित्र ये बना हुआ है, इस चित्र के बारे में आपको विचार करना है। क्या क्या कहा जा रहा है कि ए, बी, सी और डी द्वारा अंकित क्रमशः स्थान हैं। जैसे यहाँ दिख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ए, बी, सी एंड डी। तो अब ये इनमें विचार करने हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या क्या हैं इन क्षेत्रों पे। रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान एवं वर्षा छाया क्षेत्र, या छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार, रिफ्ट घाटी क्षेत्र या वर्षा छाया क्षेत्र। इसी तरह रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार या वर्षा छाया क्षेत्र, या छत्तीसगढ़ वर्षा क्षेत्र। और इसी तरह से ये अगला पॉइंट भी है। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका जो आंसर है ये है, पहले आप देखिए कि अब इसमें हम बता रहे हैं, आप यहाँ मैच करिएगा। ये रिफ्ट घाटी का क्षेत्र है, रिफ्ट घाटी का क्षेत्र है। ये सीजी प्लेन्स का क्षेत्र है। ये छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र, छोटा नागपुर प्लेट्यू पठार, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब ऐसा क्रम देखें कि कौन सा इसमें क्रम है। तो पहले रिफ्ट घाटी, फिर सेकंड है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो आप देखिए रिफ्ट घाटी और छत्तीसगढ़ का मैदान। तो रिफ्ट घाटी, छत्तीसगढ़ का मैदान इसमें है। इसका आंसर हमारा सी होगा। अब एक एक करके इनके बारे में समझ लेते कि आखिरकार रिफ्ट घाटी क्या होती हैं और छत्तीसगढ़ के मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। तो थोड़ा सा ब्रीफ में इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि बात करें पहले हम रिफ्ट घाटी की। रिफ्ट घाटी क्या है? रिफ्ट घाटी है ना, रिफ्ट वैली के बारे में बात करें हम कि रिफ्ट वैली क्या है। इसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। तो ये याद रखेंगे, रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी। अब जब दो या दो से अधिक भ्रंशों के मध्य एक भूखंड नीचे की ओर धंस जाता है, जिससे मानिए कि ये पूरी एक भूखंड है, ये पूरा एक भूखंड है, इसमें यहाँ भ्रंश पड़े, ये छोटे छोटे जो है तो पृथ्वी पे दरार आ गई। और इस दरार के कारण ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र नीचे की तरफ धंसा तो एक नई आकृति का निर्माण होगा। कुछ ऐसी एक नई आकृति बनेगी, ये एक नई आकृति बनी। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या हुआ? नीचे की तरफ धंसा है। ये धंसा, जब ये नीचे की तरफ धंसा तो ये इन क्षेत्रों से गहरा हो गया, इन क्षेत्रों से गहरा हो गया। तो क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक भ्रंशों के सहारे उनके मध्य का जो भूखंड होता है, क्षेत्र, वो जब नीचे की तरफ धंस जाता है, तो आप देखिए इसके और इसके मध्य का ये क्षेत्र नीचे की तरफ धंसा। इतना क्लियर हुआ? तो इसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। अब इसे जर्मन भाषा में एक शब्द और कहा जाता है। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। और उसे कहते हैं गैब्रन, ए ग्रेबेन। क्या कहते हैं? ग्रेबेन। तो याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेते कि ग्रेबेन क्या है, रिफ्ट घाटी क्या। तो एक ही चीज़ है, रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी और ग्रेबेन, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो ये तो आपको समझ है कि रिफ्ट घाटी। अब रिफ्ट घाटी अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अफ्रीका में सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी पाई जाती है। यहाँ हमें बात करना है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो रिफ्ट घाटी है, ये रिफ्ट घाटी जैसे मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। अब ये तीनों जो नदियां हैं, ये तो रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती हैं। ये नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ, और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। और दामोदर नदी जो है तो
ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जाके बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। अब बात यहाँ आपको ये बताना है कि इन 2 नदियों में, ये जो 3 नदियाँ हमने लिखा है, तो इनमें से कौन सी एस्चुअरी बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। ज्वार एस्चुअरी को ज्वारनदमुख बोलते हैं और डेल्टा डेल्टाई है। तो इनमें आपको बताना है कि इन 3 नदियों में कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुअरी बनाती हैं, कौन सी डेल्टा बनाती हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब इसमें हम बात करते हैं पहले छत्तीसगढ़ मैदान की। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ मैदान का क्षेत्र है। यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम से लेके यहाँ जो दक्षिण पश्चिम ये वाला जो क्षेत्र है, इसके यहाँ बस्तर वाले क्षेत्र तक, यह बस्तर में जो बस्तर का क्या कहते हैं मैदान है, संप्राय मैदान, उस मैदान तक ये जाके मिलती है, इसका जो बाउंड्री है। और इसके पूर्व में रायगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि इसके अगर पूर्व की बात करें तो रायगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और महानदी क्षेत्र भी इसके मध्य में प्रवाहित होती हैं। यहाँ महानदी क्षेत्र भी इसमें प्रवाहित होती है, आपको पता होगा महानदी प्रवाहित होती है। साथ ही साथ इसमें रायपुर, बिलासपुर जैसे इस मैदान में ज़िले हैं जो पठारी या पहाड़ी क्रम के रूप में भी स्थित है। तो यानी कि आप ये समझें कि कैसा है कि पहाड़ी पठारी के तौर पर भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके जैसे हमने कहा बिलासपुर, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे इसका, है ना। तो इस तरह ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र इस क्षेत्र में विस्तारित है, जो कि हमने उधर बी में देखा। अब बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है। आप ये जो क्षेत्र है यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर पठार भी है यहाँ। तो यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जो है तो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र विस्तार पाया जाता है। अब ये छोटा नागपुर का पठार जो है, ये बहुत ही खनिज रिच संपन्न है क्षेत्र है, जिसे जैसे कि कोयला है, तांबा है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, इत्यादि प्रकार की यहाँ खनिज प्राप्त होते हैं। कोयला बेहतर क्वालिटी का पाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात कि यह जो क्षेत्र है, यह अपने क्षेत्र से लगभग 760 मीटर की हाइट पर है। इसमें सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें हम, तो हाईएस्ट पीक इसमें है पारसनाथ, याद रखेंगे आप, पारसनाथ जो पीक है ये सबसे हाईएस्ट पीक है। और इसके बाद हमने कहा कि ये प्लेट्यू है, क्या है ये, पठार। तो आप ये एक बात और समझ लें, पठार क्या है, अपने क्षेत्र से लगभग 500 मीटर तक हाइट में, और वो एक समतल संरचना होती है। यानी कि ऐसे उठिए, ये समतल संरचना है, तो ये पठार होता है, ठीक, तस्तरी नुमा जो आकृति की होती है। तो इतना इसका यहाँ ये रहा। अब बात आती है वृष्टि छाया क्षेत्र की। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र जैसे मानो कि ये हमारा वेस्टर्न घाट, क्या है ये, वेस्टर्न घाट, हमारा मानसून इस क्षेत्र से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो ये जो मानसून है तो आया, तो यहाँ इस पहाड़ी क्षेत्र से टकराता है, और यहाँ टकराने के बाद यह इस क्षेत्र में वर्षा करा देता है, यह वर्षा कराता है। यानी कि वर्षा वाले क्षेत्र के विमुख का जो क्षेत्र होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। तो अब इस क्षेत्र में ये क्या करती हैं, जो मानसूनी हवाएं हैं ये भारी वर्षा करा देती हैं। यानी कि लगभग 200-250 के आसपास यहाँ वर्षा कराती हैं इस क्षेत्र में। और यहीं से थोड़ी दूर जाने पर लगभग 160-100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर की दूरी पर जब आप जाते हैं तो यहाँ ये लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा कराता। मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन से मानसून आ रही है उस पहाड़ी क्षेत्र के विमुख का जो क्षेत्र है वह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इसके ये विमुख का क्षेत्र है, तो पिछला क्षेत्र जो आया उसमें पहाड़ी क्षेत्र का ये क्या हुआ, वर्षा का वृष्टि छाया क्षेत्र हुआ। यानी कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र होंगे वहाँ शुष्क प्रकार की चीज़ें होंगी और वहाँ वर्षा कम होगी, तो थोड़ा डाइवर्सिटी की भी कमी होगी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, इसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। अब उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस सेशन को और भी ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। और तब तक के लिए धन्यवाद।
जो कुछ सुझाव होंगे वो आप अपने सुझाव दीजिएगा। तो आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।